सुप्रभात बच्चों। आज का जो हमारा विषय है वो व्याकरण से विशेषण है। विशेषण शब्द वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा शब्द जो जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, ये सब इन सभी के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। और इनके स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और जो शब्द इन सभी शब्दों की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे मीठा सेब, सेब जो शब्द है वो एक संज्ञा शब्द है, यानी कि फल है। और सेब की विशेषता है उसका मीठा होना। यहाँ पर मीठा, खट्टा, कड़वा, कोई भी शब्द हम जो इस्तेमाल करेंगे तो वो सेब की विशेषता ही बताएगा। खट्टा सेब, मीठा सेब या कड़वा सेब, लाल सेब, हरा सेब, मतलब जो भी है तो सेब की विशेषता हो गई उसका मीठा होना, खट्टा होना, कड़वा होना या उसका लाल होना या उसका हरा होना, ये सब सेब की विशेषताएं हैं। जैसे गरम गरम समोसे, समोसे जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है। अब समोसों के साथ हम विशेषता बताने के लिए उसके साथ हम गरम गरम या चटपटे समोसे, खस्ता समोसे, जो भी है, मतलब जो भी शब्द हम इस्तेमाल करेंगे तो वो समोसों की विशेषता ही बताएगा। यहाँ पर हमने गरम गरम समोसे और मीठा सेब, तो दो शब्दों का हमने इस्तेमाल किया है। तो गरम गरम जो शब्द है वो विशेषण है और मीठा जो शब्द है वो विशेषण है। और इस जैसे मीठा सेब, सेब शब्द जो है वो एक संज्ञा शब्द है, लेकिन जब उसके साथ कोई विशेषण शब्द प्रयोग में लाया जाता है तो वो संज्ञा शब्द ना रहकर विशेष बन जाता है। यानी कि जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है समोसे की या सेब की विशेषता बताई जा रही है, तो समोसे या सेब ये दोनों शब्द जो हैं वो विशेष्य हैं और गरम गरम और मीठा जो शब्द हैं वो विशेषण हैं। हमें विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, आकार, स्वाद, अवस्था आदि का जो शब्द बोध कराते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि कोई अच्छा व्यक्ति यानी अच्छी किताब, ठीक है, तो ये क्या है, ये उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था मीठा सेब, यानी सेब का जो गुण है उसका मीठा होना सेब का गुण है। खट्टा सेब यानी खट्टा होना वो सेब का गुण है। लाल सेब, लाल होना सेब का गुण है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे कि पेड़, तो पेड़ का ऊंचा होना या पेड़ का पतला होना, छोटा होना, ये सब उसकी विशेषताएं हैं, यानी उसके गुण को दर्शा रही हैं। तो इसलिए इस तरह के जो शब्द होते हैं वो गुणवाचक विशेषण में आते हैं, जो किसी व्यक्ति, वस्तु के आकार, उसकी अवस्था, किसी का स्वाद, आकार, ठीक है, दोष, गुण, इन सब के बारे में जब बताया जाता है तो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर स्त्री, स्त्री की विशेषता क्या है, उसका सुंदर होना, यानी स्त्री का सुंदर होना उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है। तो सुंदर जो शब्द है वो गुणवाचक विशेषण होगा। दूसरा जो विशेषण है हमारा वो है संख्यावाचक विशेषण। अब संज्ञा और सर्वनाम शब्द कई तरह के होते हैं, ठीक है। वो किसी व्यक्ति के नाम का भी बोध कराते हैं, ठीक है, वस्तु का भी बोध कराते हैं, भाव का भी बोध कराते हैं, ठीक है, और कुछ शब्द जो है संख्या का भी बोध कराते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, यानी जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का पता चले, कि वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ फूल, 4 फूल या 2 फूल, 5 फूल, ठीक है, तो फूलों की यहाँ पर संख्या के बारे में पता चल रहा है कि फूल कितने हैं। तो ये इस तरह के शब्द जो आएंगे
वो संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। चौथा बालक, यानी कि बालक तो है, बालक एक संज्ञा शब्द है, तो बालक लेकिन कौन से नंबर का बालक है, यहाँ पर संख्या बताई जा रही है। जो बालक है वो चौथे नंबर का है, तो यहाँ पर बालक का पता चला जो बालक है वो चौथे नंबर का है या छठे नंबर का है, छठा बालक जो भी है। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। और संख्यावाचक विशेषण भी दो तरह के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनसे हमें निश्चित संख्या का पता चलता है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम कोई भी संख्या नहीं होती है। जैसे हम बोल देते हैं 4 केले ले आओ, ठीक है, तो 4 केले यानी केलों की यहाँ पर संख्या का एक निश्चित संख्या का पता चल रहा है, यानी केले की जो संख्या है वो 4 है। और अगर मैं कहूँ कि कुछ केले ले आओ, तो यहाँ पर सुनने वाले को ये पता नहीं चल रहा है कि जो केलों की संख्या है वो कितनी है। कुछ में कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, तो इसलिए कुछ केले यानी अनिश्चित संख्यावाचक, और 4 केले या 5 केले निश्चित संख्यावाचक। और मैं कहूँ दो व्यक्ति यानी व्यक्ति की संख्या का पता चल रहा है यहाँ से, तो व्यक्ति जो हैं वो कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि कुछ व्यक्ति या कुछ लोग, तो यहाँ पर आपको व्यक्ति की एक निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा, यानी व्यक्ति तो हैं लेकिन वो 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो अनिश्चित संख्यावाचक में प्रयोग होते हैं। और जहाँ पर संख्या का आपको पता चल रहा हो, तो वो जो शब्द होते हैं वो निश्चित संख्यावाचक होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण। अब जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया, संख्यावाचक विशेषण में संख्या या सर्वनाम शब्दों की संख्या का पता चलता है, भले ही वो निश्चित हो या अनिश्चित हो, लेकिन आपको संख्या का पता चल रहा है। उसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण में जो है वस्तु की माप तोल का पता चल रहा है, जैसे कि किलो, लीटर, मीटर, ठीक है, थोड़ा, अधिक। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ वस्तुओं की माप तोल कर सकते हैं, उन्हें गिनतियों में नहीं गिन सकते। ठीक है, अब ये परिमाणवाचक विशेषण भी संख्यावाचक विशेषण की तरह 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी मैंने संख्यावाचक विशेषण में बताया था, जैसे कि 4 मीटर कपड़ा या 10 मीटर कपड़ा। तो यहाँ पर आपको कपड़े की एक निश्चित संख्या का पता चल रहा है कि कपड़ा जो है वो 4 मीटर है या 10 मीटर है, तो आपको बिल्कुल पता चल रहा है। और अनिश्चित परिमाणवाचक में आपको संख्या का पता नहीं चलेगा, जैसे थोड़ा दूध, कुछ दूध। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, थोड़ा दूध है लेकिन उसकी कोई माप तोल नहीं है, थोड़े दूध में कितना भी आ सकता है, आधा लीटर भी हो सकता है, 1 लीटर भी हो सकता है, 250 ग्राम भी हो सकता है। ठीक है, थोड़े दूध में यहाँ पर आपको एक निश्चित मात्रा का पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए इस तरह के जो शब्द होते हैं, थोड़ा, कुछ, अधिक, कम, ठीक है, तो ये जो शब्द होते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक में आते हैं। और जहाँ पर एक निश्चित माप तोल का पता चलता है वो परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे 5 किलो चीनी, अब अधिक चीनी, ये 2 शब्द है, 5 किलो चीनी और अधिक चीनी। इन दोनों में 5 किलो चीनी में आपको एक निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, यानी चीनी की जो मात्रा है वो 5 किलो है। ठीक है, और दूसरे शब्द में अधिक चीनी या कम चीनी, उसमें आपको मात्रा का बोध नहीं हो रहा है। अधिक या कम चीनी कितनी भी हो सकती है, वो 1 किलो भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो ऐसे शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक, और जहाँ पर मात्रा का सही बोध हो रहा हो वहाँ वो निश्चित परिमाणवाचक होते हैं। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण एक तरह से सर्वनाम शब्द ही होते हैं, जिन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। सर्वनाम शब्द, सर्वप्रथम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं।
लेकिन अगर कुछ सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ प्रयोग हों तो हम क्या कहेंगे? तो जो शब्द संज्ञा के साथ में प्रयोग होते हैं, जो सर्वनाम शब्द, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण होते हैं। ठीक है, एक तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, और दूसरे संज्ञा और सर्वनाम दोनों शब्दों का एक साथ जब प्रयोग होता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह इमारत, इसमें यह जो शब्द है वो सर्वनाम शब्द है और इमारत जो शब्द है वो एक संज्ञा शब्द है, यानी कि दोनों शब्द एक साथ प्रयोग में हो रहे हैं। तो यहाँ पर यह इमारत की ओर संकेत भी किया जा रहा है, तो यहाँ यह जो शब्द होगा वो सर्वनाम होकर सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। यह पुस्तक, जो लोग, तो यहाँ पर एक तो संकेत किया जा रहा है पुस्तक की ओर, और दूसरी जो बात ये है वो है कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों शब्द एक साथ प्रयोग में लाए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही जो लोग, लोगों की तरफ एक तो इशारा किया जा रहा है यानी संकेत किया जा रहा है, और दूसरा जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है, तो ये लोग जो संज्ञा शब्द है उसके साथ प्रयोग में लाया गया है। इसलिए यह, वह और जो, ये तीनों शब्द जो हैं वो सार्वनामिक विशेषण अर्थात संकेतवाचक विशेषण कहलाएंगे। सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं: निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। जिस तरह से सर्वनाम के भेद होते हैं उसी तरह से सार्वनामिक विशेषण के भी भेद होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में वह लड़का, यानी निश्चित तौर पर हमने जिसकी ओर संकेत कर कर कहा कि जो लड़का है वो वही है जिसकी ओर हम संकेत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो कहा जा रहा है वह लड़का, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। दूसरा जो बिंदु है वो है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में जैसे कोई, कुछ, तो यहाँ पर आपको बोध नहीं हो रहा है कि कोई आदमी, यानी आदमी तो है लेकिन वो कौन है ये पता नहीं है, ये ज्ञात नहीं हो रहा है इससे कि वो कौन है, तो किसी की ओर इशारा नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। वो आदमी कोई भी हो सकता है। अगर कहीं पर 5 आदमी खड़े हैं तो 5 आदमियों में से अगर हम कहें कि कोई सा भी आदमी, तो उन 5 आदमियों में से कोई भी एक हो सकता है। तो ये निश्चित रूप से किसी की ओर इशारा करके नहीं कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। तीसरा जो भेद है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं कौन लड़का। जैसे कभी हम कहते हैं कि कौन सा लड़का आ रहा है, या कौन से लड़के ने किताब पढ़ी, तो यहाँ पर जो है कौन शब्द जो कि सर्वनाम है और लेकिन प्रश्न भी किया जा रहा है, और लड़का जो शब्द है वो एक संज्ञा है, लेकिन संज्ञा और सर्वनाम एक साथ प्रयोग में लाए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। अगला है संबंधवाचक, जो सार्वनामिक विशेषण जो होगा संबंधवाचक, जैसे कि जो लोग, यानी कि यहाँ पर जो शब्द है वो लोगों से एक तरह का संबंध स्थापित हो रहा है। अगर हम इसे वाक्य में प्रयोग होंगे, जो लोग मेहनत करते हैं वो ही सफल होते हैं, यानी कि संबंधवाचक जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं वो एक तरह का संबंध स्थापित करते हैं किसी दूसरे वाक्य से, यानी हमेशा जब भी हम इसे किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हमें इसके साथ एक वाक्य और जोड़ना होगा। तो जो लोग, देखिए जो शब्द है वो एक तरह के संबंध की ओर इशारा कर रहा है, यानी कि लोगों का, जो लोग हैं उनका किसी और के साथ भी कुछ ना कुछ संबंध है, तो जो शब्द से यहाँ संबंध का पता चल रहा है इसलिए इसमें सार्वनामिक विशेषण होगा। अब मैं आपको बताऊंगी सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जब सर्वनाम शब्द अकेले आते हैं, मतलब किसी संज्ञा के स्थान पर जब सर्वनाम शब्द अकेले प्रयोग में आते हैं तब वे सर्वनाम होते हैं, और जब वो संज्ञा के साथ प्रयोग में किए जाते हैं तब वो सार्वनामिक विशेषण का रूप ले लेते हैं, जैसा कि मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने
3 शब्द लिए हैं कुछ। अब पहला जो वाक्य है, मुझे खाने को कुछ दो। अब यहाँ पे कुछ जो शब्द आया, मुझे खाने को कुछ दो, यानी कि जो खाने वाली वस्तु की कोई मांग कर रहा है। तो कुछ जो शब्द है वो कोई वस्तु की मांग कर रहा है, लेकिन वो वस्तु इसमें दिखाई नहीं दे रही, यानी कि वो अदृश्य है। और सिर्फ जो है सुनने वाले को पता चल रहा है कि हाँ किसी वस्तु की मांग हो रही है, लेकिन लिखित रूप से वो अदृश्य है। तो इसलिए जो इस तरह से जो शब्द आएंगे वो सर्वनाम होते हैं। और दूसरा जो वाक्य मैंने लिखा है वो देखिए आप, मुझे खाने को कुछ लड्डू दो। यहाँ पर जो है संकेत किया जा रहा है, यानी कि मुझे खाने के लिए सिर्फ लड्डू ही चाहिए और कुछ नहीं, मतलब लड्डू चाहिए कुछ मुझे। तो यहाँ पर लड्डू जो शब्द है वो एक संज्ञा शब्द है, और लड्डू के साथ में कुछ एक सर्वनाम शब्द लगा हुआ है। तो दूसरे वाक्य में जो कुछ शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण होगा। दूसरा जो शब्द है वो कोई। अब देखिए आप, कोई रो रहा है, कोई रो रहा है, तो कोई में कोई भी आ सकता है, कोई बालक भी हो सकता है, कोई महिला भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई पशु भी हो सकता है। कोई रो रहा है, इसमें कोई भी हो सकता है, यहाँ पर आपको ज्ञात नहीं हो रहा है, लेकिन वो रोने वाला कोई ना कोई संज्ञा ही होगा, यानी कि कोई पशु हो सकता है या कोई ना कोई व्यक्ति हो सकता है, यानी कि मनुष्य हो सकता है। ठीक है, रोने वाला संज्ञा शब्द का ही ज्ञात हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो कोई शब्द लगा हुआ है वो सर्वनाम है। और दूसरा जो वाक्य है, कोई बालक रो रहा है, यहाँ पर बालक की ओर संकेत कर कर कहा जा रहा है। और दूसरा जो हमारा बिंदु है वो ये है कि एक संज्ञा शब्द लगा हुआ है बालक, जो कि एक संज्ञा शब्द है। तो इसमें जो कोई शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण होगा। अगला जो शब्द है वो यह है, यह किसका घर है। यह किसका घर है, यहाँ पर यह जो शब्द है वो संकेत किया जा रहा है और प्रश्न किया जा रहा है। यहाँ पर प्रश्न भी किया जा रहा है और साथ ही साथ मतलब उस घर की तरफ जो है संकेत भी किया जा रहा है कि जो ये घर है ये किसका है। लेकिन किसका है ये उसमें ज्ञात नहीं हो रहा कि किस व्यक्ति का है, ये इससे पता नहीं चला, लेकिन वो घर है तो किसी न किसी व्यक्ति का ही, लेकिन यहाँ पर ज्ञात नहीं हो रहा है। तो यह जो शब्द है ये सर्वनाम है। और दूसरा जो वाक्य, यह घर शीला का है। अब यहाँ पर यह घर शीला का, यहाँ पर जो है बोध हो रहा है कि जो घर है वो शीला का ही है और किसी का नहीं है। तो यहाँ पर संकेत भी किया जा रहा है। और दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि एक संज्ञा शब्द के साथ प्रयोग हो रहा है, यानी कि घर के साथ ये है, तो इसमें सार्वनामिक विशेषण ही होगा। अब है प्रविशेषण। जिस तरह से विशेषण संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उसी तरह से विशेषण की भी विशेषता बताने वाले कुछ शब्द होते हैं। जैसे हम कहें आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, यानी कि गर्मी जो शब्द है एक तरह का भाव है, यानी कि संज्ञा। ठीक है, ज़्यादा जो शब्द है ये गर्मी की विशेषता बता रहा है, गर्मी कितनी है, ज़्यादा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा शब्द की भी एक शब्द और विशेषता बता रहा है, ज़्यादा है कितनी है, कम ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है। तो बहुत जो शब्द है वो विशेषण शब्द की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए जो बहुत होगा वो प्रविशेषण और ज़्यादा वो विशेषण, और गर्मी जो शब्द होगा वो विशेषण। जैसे मैंने 2 वाक्य भी इसमें लिखे हैं, गीता बहुत चतुर लड़की है, यानी कि गीता जो है वो बहुत चतुर लड़की, लड़की जो शब्द है वो संज्ञा है, लेकिन उससे पहले एक विशेषण शब्द लगा है चतुर। चतुर से पहले भी एक जो है विशेषण शब्द लगा है बहुत। चतुर है लेकिन कितनी चतुर है, बहुत चतुर है। तो चतुर शब्द की भी एक शब्द और विशेषता बता रहा है बहुत, यानी कि बहुत शब्द जो होगा वो प्रविशेषण हुआ, चतुर विशेषण, और लड़की एक संज्ञा शब्द है लेकिन विशेषण लगने के कारण ये शब्द जो है वो विशेष्य हो गया।
दूसरा वाक्य मैंने लिखा है, महिला ने गहरी नीली साड़ी पहनी है। महिला ने गहरी नीली साड़ी पहनी है। ये अगर यहाँ पर होता नीली साड़ी पहनी है तो नीली साड़ी कैसी भी हो सकती थी, हल्की नीली और गहरी नीली, कैसी भी साड़ी। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है गहरी नीली साड़ी पहनी है। ठीक है, तो नीली साड़ी की एक और शब्द विशेषता बता रहा है कि यानी कि जो नीला रंग है वो गहरा है, यानी कि नीले शब्द की जो विशेषता बता रहा है वो गहरी है। गहरा जो शब्द है वो प्रविशेषण होगा और नीली विशेषण और साड़ी विशेष्य। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको विशेषण अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और इसके बाद मैं आपको एक अभ्यास कार्य दूंगी। ठीक है, वो सभी बच्चे वो ध्यान से करेंगे। धन्यवाद।